हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2012 जनवरी में जो पेपर हुआ था, सीटेट का जनवरी 2012 का पेपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ईवीएस की सीरीज चल रही है, तो इसमें हम ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताऊंगी और उस क्वेश्चन के बारे में सभी तरीके की चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर आप कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। और पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करना होगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आप सबको पता है, जिन लोगों ने सीटेट दिया उनको पता है, और जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो जान लें कि इसमें 61 से 90 तक क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन होते हैं 61 से 90 तक। और सभी प्रश्नों का यहाँ दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है, कोई छूट नहीं होगी आपको कि 30 में से आप 28 कर दो या 25 कर दो, 30 बाई 30 आपको करके आने हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो इससे निपटने का सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, या फिर उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट जारी करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे कि आप एक शिक्षिका हैं, मान लीजिए आप कोई लेडी शिक्षक हैं या फिर लेडी शिक्षिका हैं या फिर शिक्षक हैं, तो आपका कोई बच्चा है जो आपके पास में होमवर्क को टाइम टाइम पर जमा नहीं कराता, या आप जो कार्य उसे दे रहे हैं टाइम टाइम पर उसे करके नहीं लेकर आता, इसका क्या कारण हो सकता है? या फिर ऐसी स्थिति में आप इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही करेंगे? तो जल्दी से राइट आंसर लगाएं अपने आप में, अपने मन में जल्दी से सोचें, या आप पेन कॉपी लेकर बैठें और आंसर को टिक करें। और 30 में से आपके कितने ठीक हों, अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। 30 में से आप कितने सही कर लेते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। जैसे कोई बच्चा है तो वो टाइम टाइम पर आपका काम करके नहीं लाता, जो आप होमवर्क देते हैं, दत्त कार्य देते हैं, उसको करके नहीं लाता, तो उसकी अनियमितता के कारण को पता लगाएंगे आप कि क्या रीज़न है ऐसा कि बच्चा टाइम पर काम को करके नहीं लाता। और जब आपको कारण पता लगेगा तो उसको आप परामर्श देंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें करेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट प्रधानाचार्य को सूचित करें, ये गलत होगा। क्योंकि हो सकता है जो दत्त कार्य आपने बच्चे को दिया हो वो उसके लेवल का नहीं हो, यानी कि जो उसकी क्लास के अकॉर्डिंग या उसकी एज के अकॉर्डिंग, जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ना हो, या फिर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है उसके परिवार की स्थिति ठीक ना हो, उसकी फैमिली में लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो उस टाइम, तो इस वजह से वो अपना दत्त कार्य कंप्लीट करके आपको चेक नहीं कराता। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आप पहले उन रीजंस का पता करेंगे, कारणों का पता करेंगे कि इसकी अनियमितता का कारण क्या है, और फिर उसको परामर्श देंगे। ये काम आपको करना है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। और सीटेट का सबसे बड़ा आपको ट्रिक याद रखनी है सीटेट की, कि सीटेट में बच्चा सबसे प्रमुख होता है, सेंटर में रख के बच्चे को एजुकेशन कराई जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ये फॉलो करने का काम करता है। तो इसमें बच्चे को आपको सही रखना है। आप गलती कर सकते हैं लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। तो आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है कि खाद्य पदार्थों को किस तरीके से ताज़ा रखा जा सकता है। ऑप्शंस हैं, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। अगला है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में सुखा देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब यहाँ पर उपरोक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। अब हमें मतलब है सिर्फ बी ऑप्शन से कि उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। तो यहाँ उसके लिए कौन सा सही होगा? पके हुए चावल, प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी। ये कॉमन क्वेश्चन है और जो हाउस वाइफ होंगी उन सबको पता होगा कि जो साग सब्जियां हैं या हरा धनिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन
थर्ड सही होगा। जो साग सब्जियां हरा धनिया होता है उसको सड़ने गलने से बचाने के लिए या उसमें से दुर्गंध ना आए या उसका स्वाद खराब ना हो, ऐसा करने के लिए उसको भीगे हुए कपड़े में, गीले हुए कपड़े में लपेट कर रखा जा सकता है और उससे वो कई दिनों तक ताज़ा रह सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो घर्षण के बारे में जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें से कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। आपको नेगेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा गलत है। ऑप्शन हैं पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है या ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड गलत होगा। ऊर्ध्वाधर से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास आ जाती है। पहले हम सही देख लेते हैं, जैसे पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण से हम लिख पाते हैं। अगर पेन की नोक और पेपर के बीच घर्षण नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, ये सही है, क्योंकि फिर पेन फिसलने लगेगा, फिसलन होगी, तो घर्षण की वजह से ही हम लिख पाते हैं। और हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण से ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो फिसल जाएंगे और हम गिर जाएंगे। जब घर्षण होता है तभी हम वहाँ पर चल पाते हैं। और ब्रेक लगाने पर वाहन भी घर्षण के कारण ही रुक जाता है। लेकिन ऑप्शन थर्ड यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु होती है और उसको दूसरी वस्तु की तरह सरकती है, लुढ़कती है, तो क्या होता है, घर्षण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर में कोई भी वस्तु फेंकी जाती है और फिर वो वापस हमारे पास आ जाती है या जमीन पर आ जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन घर्षण नहीं है, बल्कि इसका रीजन है गुरुत्व बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही फेंकी हुई वस्तु जमीन पर वापस आ जाती है या हमारे पास वापस आ जाती है। क्योंकि पृथ्वी पर जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो अपनी तरफ वस्तुओं को आकर्षित करता है। आसमान में अगर कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो वापस ज़मीन पर आती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन चेंज करके, मतलब कि क्वेश्चन के तरीके को चेंज कर देता है, लेकिन बार बार ये आपसे पूछता है। इसका रीजन आपको बताना है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन हैं इसके, आप देख सकते हैं। पहला है लोह पानी की तुलना में हल्का और स्टील की पानी की तुलना में भारी होता है, या स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला ऑप्शन है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट है लोह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो जल्दी से राइट आंसर लगाएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर इसका क्या होगा, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। स्टील की कटोरी पर जो बल लग रहा है वो जो कटोरी का भार है उससे ज़्यादा है, और लोहे की कील पर जो बल लग रहा है वो उसके भार की तुलना में कम है। इसलिए ऐसा होता है कि स्टील की कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? यानी कि आपको वायु प्रकरण पढ़ाना है और 4 शिक्षक हैं जिनमें सभी अपनी अपनी तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों के द्वारा पढ़ाते हैं। तो कौन सा यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा सही है? ऑप्शंस हैं प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण का वृत्त चित्र दिखाना, यानी कि कोई वृत्त में आप दिखा देंगे बच्चों को वायु प्रदूषण के बारे में। अगला है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को
सारणीकृत करें। अगला है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पनात्मक शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो कौन सा यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही होगा? तो देखिए, जिसमें ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा बातें कही गई होंगी वही ज़्यादा सही होगा और जिससे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप जल्दी से राइट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड कहीं तक ठीक है, लेकिन बच्चों से कहेंगे आप कि नमूने इकट्ठे करके लाओ फिर उनका अध्ययन करो, तो ये छोटे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर वायु प्रदूषण अगर प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना है, वायु प्रदूषण के स्रोत, हानिकारक जो प्रभाव होते हैं वो, नियंत्रण के उपायों से संबंधित एक वृत्त चित्र बनाना है। सारी चीज़ों को एक वृत्त चित्र के अकॉर्डिंग बच्चों के सामने रखना है, उनको दिखाना है और वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाने पर विद्यार्थी जो होंगे वायु प्रकरण को रुचिपूर्ण ढंग से सीखेंगे तथा वायु प्रकरण पर रोकथाम संबंधी उपायों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे, जो भी जानकारी होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे कि किसी भी प्रकार का प्रकरण दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से बच्चे अच्छे तरीके से और स्थायी रूप से सीख लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन सही क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको जो बताया प्राइमरी लेवल की बात है कि आप सीटेट फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं, पेपर 1 देने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी टिक करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कोई बच्चा है और वह जो है तनावग्रस्त है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? ऑप्शंस हैं आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना या हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा है, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता लगा रहा है या बहुत बात कर रहा है या हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, इन चारों चीज़ों में से आप किस चीज़ के बेस पर ये पहचान करेंगे कि कोई बच्चा तनावग्रस्त है? जल्दी से लगाएंगे राइट आंसर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 आक्रामक व्यवहार। यदि कोई बच्चा है वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है शिक्षण के दौरान, आप अगर क्लास में शिक्षण करा रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और बच्चा पूरी तरह एकाग्र नहीं है और वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है, इसका रीज़न यही होता है कि बच्चा तनाव से ग्रस्त है। तो आप पहचान कर सकते हैं कि बच्चा तनावग्रस्त है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूर्ण एकाग्रता बच्चे की, जो ये ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर, पूर्ण एकाग्रता, बहुत ज़्यादा बात करना, पूर्ण एकाग्रता किसकी निशानी है? प्रतिभाशाली बच्चे होने की। कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो पूर्ण एकाग्र रहेगा क्लास के अंदर, और बहुत बात करने वाला अगर कोई बच्चा है तो ये पिछड़ा बच्चा हो सकता है। और अति सक्रियता बच्चे कौन से होते हैं? वे बच्चे जो सृजनशील होते हैं, यानी कि उनमें अति सक्रियता होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, किसी भी काम को जल्दी से वो कर लेते हैं और बच्चों की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक, आक्रामक व्यवहार, क्योंकि उसके तनावग्रस्त होने की ये पहचान है, एक संकेत देता है कोई बच्चा अगर आक्रामक व्यवहार करता है। आगे, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। अभिभावक और शिक्षकों के बीच में, यानी जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया यानी कि आपसी तालमेल, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना, ये किसको उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। नेक्स्ट है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। नेक्स्ट है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इन सबसे ज़्यादा सही होगा, ठीक, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो बच्चे के बारे में जब पेरेंट्स शिक्षक से बताएंगे बच्चे की जो भी कमियां हैं या क्या उनमें सुधार करने हैं, क्या बच्चे की योग्यताएं हैं, सभी चीज़ों के बारे में शिक्षक अभिभावकों के साथ में शेयर करेंगे कि घर पे क्या आप सुधार कर सकते हैं, और अभिभावक शिक्षकों से शेयर करेंगे कि आप बच्चों में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो उनको पुनर्वलन देने के लिए, बच्चों के सुधार के लिए, बच्चे की योग्यताओं की ओर, कमजोरियों की ओर संकेत करने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए क्या होती हैं? अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य
यही है ऑप्शन सेकंड। पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों का मूल्यांकन करते हुए बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, उनके बारे में अंतःक्रिया करना, उनके बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बड़े शहर, देखिए वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन की बात है, सबसे मेन बात है डिस्कशन। ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे या कहीं से भी डाउनलोड करेंगे तो भी मिल जाएंगे, लेकिन जो डिस्कशन होता है मेन चीज़ होती है डिस्कशन की, क्योंकि डिस्कशन आपको उन पेपर्स में नहीं मिलेगा, उन बुक्स में डिस्कशन नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वीडियो आप कहीं पर भी कोई काम करते हुए भी चला कर रख सकते हैं और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि किसी को भी हराना बहुत आसान होता है लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल होता है। और ये काम जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य है आपको जिताना, आपका सीटेट क्लियर कराना, हराना आपको मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं अपना टाइम भी देती हूँ यहाँ पर, अपनी एनर्जी भी देती हूँ, आप लोगों को डिस्कशन भी करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं आपको जिताना चाहती हूँ। अगर आपने पहले सीटेट दिया है तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपका तब क्लियर ना हुआ हो लेकिन इस बार क्लियर हो, और इस बार सीटेट आपका क्लियर ही ना हो, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो, 120 प्लस आप मारें, ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं यहाँ आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप वीडियो बड़ा हो जाए इस चीज़ की चिंता मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ से प्रीवियस ईयर से 8 से 10 नंबर आपके फ्री में फंस जाते हैं, सिर्फ आपकी वीडियो देखने से ही ये काम हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शहरों में प्रदूषण बहुत है और इस प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए, इसको कम करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। तो ऑप्शंस हैं, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना। नेक्स्ट है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करना। नेक्स्ट है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचना, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखना। तो क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर होगा? तो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। ये क्यों सही है और बाकी के क्यों गलत हैं, इस चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना। आप नियमित रूप से जांच करवा रहे हैं, ठीक है, बट उससे प्रदूषण कम नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन इतना ठीक नहीं है। अगला है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचना। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि आप घर से बाहर जाने से कब तक बचेंगे? बहुत सारे काम होते हैं जो आपके घर से बाहर जाने पर ही होते हैं और घर में रहकर कोई भी काम जो है बाहर का संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन इतना सटीक नहीं है क्योंकि आप बाहर जाने से बचकर प्रदूषण को कम नहीं कर सकते। अगला है, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखना। तो व्यक्तिगत वाहन आप रखिए, इनकी मना नहीं है क्योंकि ये वाहन इमरजेंसी में आपको काम देते हैं। जैसे स्कूटर है, कार है, आपके पास है, ये आपके शौक भी हैं और इमरजेंसी में आपको काम देने वाली चीज़ें भी हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड सबसे ज़्यादा बेहतर है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। तो आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके लिए सार्वजनिक यातायात यानी इसका मतलब है जैसे बस है आपके, अगर एक बस में मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग, एक बस का जो प्रदूषण है उसमें 50 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वहीं आप अपनी कार, अगर वो 50 लोग अपनी अपनी कार लेकर निकलेंगे तो उससे 50 गुना प्रदूषण बढ़ेगा। तो क्यों ना हम सार्वजनिक यातायात के वाहनों में ही सफ़र करके प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होगा। अगला है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। अगर आपको पढ़ाना है कि वायु हर जगह है, हवा हर जगह है, तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन है, क्या मृदा वायु में है? क्या, अच्छा इसके बाद ये पॉइंट्स भी हैं तो इनको भी देखेंगे। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहले प्रश्न पूछ रहे हैं शिक्षक, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? या फिर क्या हमारी हड्डियों में वायु है? और आगे है, शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर शिक्षक पूछता है, अगर आप बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मृदा में वायु है? क्या हमारे अंदर वायु है? क्या शरीर में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हड्डियों में वायु है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस कौन से कौशल का विकास करते हैं? वर्गीकरण कौशल है या चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल? जल्दी से राइट आंसर करेंगे।
सोचकर आंसर कीजिएगा इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होगा, चिंतन कौशल। इस तरीके के क्वेश्चन किसका विकास कर रहे हैं, चिंतन कौशल का विकास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक जो शिक्षार्थियों से प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से वायु की स्थिति के बारे में जानना चाह रहा है कि वायु कहाँ पर है, क्या है या नहीं है या नहीं है, वायु है या नहीं है, तो पानी में है या नहीं है, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा, पानी में है या नहीं है, हमारे शरीर में है या नहीं है, मृदा में है या नहीं है, हड्डियों में है या नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से शिक्षार्थी वायु की उपस्थिति के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, लास्ट पोजीशन तक पहुंचेंगे कि वायु कहाँ कहाँ विद्यमान है और कहाँ कहाँ पर नहीं है। इस तरीके की सोच से क्या होगा, यानी कि चिंतन करेंगे तो चिंतन कौशल का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो कौन सा यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही होगा, और ये कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर सभी लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जियों को जब हम पकाते हैं तो भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने से पहले हमें कौन सा काम करना चाहिए, सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धोना चाहिए और उसके बाद काटना चाहिए। ये सबसे बेहतर तरीका होता है, शुद्ध भी रहती है चीज़ें, पौष्टिक भी बनती हैं, और पौष्टिक भोजन बनाने के लिए सब्जियों में जो वसा होता है वो सीमित और उचित मात्रा में होता है, इसलिए उनको पहले से ही धो लेना चाहिए और तब काटना चाहिए। अगर हम काट कर धोते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो एनर्जिक चीज़ें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, इसलिए पहले धोएं और तब उनको काटें। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही होगा। आगे, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो ये 4 भिन्न गतिविधियां हैं। कोई शिक्षिका है और वह क्लास में ये प्रकरण पढ़ाना चाहती है, प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु जो है उसमें भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके 4 सहयोगी हैं और उसके लिए ये 4 प्रकरण सुझाते हैं। तो उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ए बी सही है या ए डी सही है या बी डी सही है या ए सी सही है। तो देखिए, यहाँ खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, या 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो कौन सा यहाँ सही होगा, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए, एक खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, तो यहाँ पर ए और डी सही होगा। जैसे कोई पानी की सतह है, पानी रखा हुआ है किसी चीज़ में, और वहाँ पर उल्टा बीकर अगर आप रखेंगे, खाली बीकर को उल्टा रखेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप उसमें पानी उसमें भरता नहीं, धक्का जब लगता है तो बुलबुले टाइप के ऊपर बाहर आते हैं। इससे ये साबित होता है कि पानी में, वायु में क्या होती है, वायु जगह घेरती है और उसमें भार होता है। जैसे पानी रखा हुआ है किसी चीज़ में और आप उस पर कोई बर्तन उल्टा रखते हैं और उसमें धक्का जब देंगे तो उसमें अंदर की साइड से बाहर की तरफ धक्का लगेगा और उसमें से बुलबुले टाइप के निकलने लगेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और पानी धीरे धीरे बीकर में अंदर जाने लगता है और इससे आपको ये पता लग जाता है कि वायु जगह घेरती है। और ऑप्शन डी क्यों सही है, क्योंकि यदि 2 गुब्बारे हैं और उनको एक छड़ से बांधकर साम्यावस्था में ले जाएं तो एक गुब्बारा फोड़ने पर छड़ असंतुलित हो जाएगी। जब एक गुब्बारा आप फोड़ेंगे तो छड़ क्या होगी, असंतुलित हो जाएगी तथा फूटे गुब्बारे की ओर झुक जाएगी, फूटे गुब्बारे की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि वायु में आयतन के साथ साथ भार भी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। आप विज्ञान की शिक्षिका हैं और आपने श्वसन प्रकरण पढ़ाया है, उसके बाद में एक आप परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, अगर कोई बच्चा है और वो चीज़ों को सीख नहीं पाया, इसका सीधा मतलब सीटेट कहता है कि आपकी
या तो शिक्षण पद्धति सही नहीं है या पूरा सिस्टम फेल हुआ है। जैसे कोई बच्चा अगर फेल होता है एग्जाम में तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरा सिस्टम फेल हुआ। अब बच्चा श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके। जो शिक्षिका है उसने बच्चों को अच्छे तरीके से संकल्पना को स्पष्ट नहीं कराया या अच्छे तरीके से नहीं समझाया। इसका रीजन यही होगा, क्योंकि यदि शिक्षिका इस प्रकरण को पढ़ाते समय उचित उदाहरणों के साथ में प्रयोगात्मक रूप से समझाती तो विद्यार्थी जो है श्वसन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझ जाता और श्वसन और सांस के बीच में अंतर कर पाता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। रेत और नमक के मिश्रण को अगर आप अलग करना चाहते हैं, रेत में नमक मिला हुआ है, तो आप निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन या अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। तो कौन सा सबसे ज़्यादा सही होगा यहाँ पर। तो आप रेत और नमक के मिश्रण से अगर आप उनको पृथक करना चाहते हैं, उनको अलग करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन 4 सही करिए। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रेत और नमक के मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने से प्रकरण को अवसादन कहते हैं। जब आप नमक और रेत के मिश्रण में आप पानी को मिलाएंगे तो जो तली में बैठ जाएगा, ऐसी प्रक्रिया होगी, तो इस प्रकरण को क्या कहेंगे, हम अवसादन कहेंगे। तो पहला अवसादन है। फिर उसके बाद में अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को रेत और नमक सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहेंगे, क्योंकि बिना हिलाए डुलाए अगर आप उड़ेलते हैं तो उसमें से पानी ऊपर से निकल जाएगा, रेत नीचे जमा रह जाएगी। फिर इस मिश्रण को फिल्टर कर लेते हैं, जिससे रेत के छोटे छोटे कण भी पृथक हो जाते हैं। रेत के जो कण होंगे छोटे छोटे वो भी अलग होंगे फिल्टर करने पर। तो यहाँ पर निस्यंदन सही होगा। ठीक है, पृथक हो जाएंगे। इस प्राप्त मिश्रण में केवल नमक और जल हैं। क्या है, नमक और जल, क्योंकि रेत हमारी निकल चुकी है तो क्या रह गया, नमक और जल। इस मिश्रण का वाष्पन करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, नमक और जल जब शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे, वाष्पन की विधि के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा जल हमारा वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ नमक शेष बच जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान रखना है आपको कि अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपसे कोई ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, निंदा अगर आपकी कर रहा है तो आप उससे डरें नहीं, क्योंकि जो निंदा करने वाले लोग हैं उनकी वक्त के साथ में या आपको लक्ष्य मिलने के साथ में ही उनके निंदा करने की जो राय है वो बदल जाएगी। वो लोग जो आपकी आज बुराई कर रहे हैं कि आपसे सीटेट नहीं होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो उन लोगों की राय उस टाइम बदल जाएगी। फिर वो कहेंगे हम तो कहते थे कि आप कर सकते हो। तो आप निंदनीय लोगों से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि एक श्लोक है, निंदक नियरे राखिए, यानी कि जो निंदा करने वाले लोग हैं उनको आप अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपके सुधार की जो प्रक्रिया है उसको अच्छा बनाते हैं। आप अपने आप में बस सुधार करते रहिए, जो गलतियां हैं उनको सुधारते रहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो रेखा की माँ किसके लिए तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन है पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, क्योंकि फिटकरी डालने से क्या होता है, पानी में जो अशुद्धियां होती हैं वो निलंबित हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और उस प्रक्रिया को अवसादन प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ ऑप्शन सेकंड सही होगा। आगे बढ़ेंगे। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो। जो भार उठाने वाले लोग हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, भारोत्तोलक जो थी उन्होंने 29 मेडल लगभग प्राप्त कर लिए और 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एनसीईआरटी में मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो भारोत्तोलक होते हैं उनको ज़्यादा जो है किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, मांसपेशियां उनकी मजबूत होनी चाहिए, बॉडी मास की आवश्यकता होती है। उसके लिए उनको कैसा आहार लेना चाहिए,
जो प्रोटीन से भरपूर हो, जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो, जो वसा से भरपूर हो, जो विटामिन से भरपूर हो। तो वेट लिफ्टर को कैसा भोजन लेना चाहिए ये आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो भारोत्तोलक होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, उनको प्रोटीन युक्त भोजन लेने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। सबसे ज़्यादा शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और बॉडी मास बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी है। तो खाद्य श्रृंखला की आपको संकल्पना पढ़ानी है और सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका आपका बेहतर रहेगा। ऑप्शंस हैं, विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है, श्याम पट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। आप खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें मतलब एक्टिव रह सकें। यहाँ पर दिया है ना, अधिकतम भागीदारी के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक्टिव रह सकें, इसके लिए आपको जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऐसा करने से बच्चे जो हैं आपके अधिकतम भागीदारी दिखाएंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा उसमें योगदान देंगे। जैसे आप हरे पौधे, खरगोश, गिद्ध, मनुष्य, जीवाणु के प्ले कार्ड्स बना सकते हैं और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए छात्रों को दिखाएं। तो बच्चे उन्हें बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से इन्हें व्यवस्थित करना है कि पहले हरे पौधे आएंगे, फिर खरगोश आएगा, फिर मनुष्य आएगा, फिर गिद्ध आएगा। इस तरीके से उनको सिस्टमेटिक तरीके से लगाने के लिए खुद से कहेंगे। पहले आप प्रकरण को पढ़ाएं, संकल्पना को पढ़ाएं, उसके बाद प्ले कार्ड्स बनाएं अलग अलग जीवों की। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो मछली घर जो होता है यानी कि एक्वेरियम जो होता है उसमें हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आंसर करें। अब ऑप्शंस को समझें, पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पानी को साफ रखने के लिए भी हवा पंप का यूज नहीं किया जाता। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए भी ये कार्य नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ जलीय पौधों की बात नहीं हुई, यहाँ पर मछली घर की बात हुई है। तो इसमें मछलियाँ रहेंगी, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन है, दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहनें, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो अंजलि की कोई सहेली है और वो दांतों में जो क्षय होता है उससे बचने के लिए, यानी कि दांत जो हमारे नष्ट खराब हो जाते हैं या कोई रोग लग जाता है उससे बचने के लिए ये 4 तरीके बताती है। इनमें से कौन से तरीके जो हैं सही हैं, जिनका अंजलि को अनुपालन करना चाहिए, जिनका अंजलि को फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके सामने, आप सही आंसर जल्दी से लगाएं सोच समझ के। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, सी डी और ए। दिन में 2 बार ब्रश करें, सही है, करना चाहिए। सी क्या है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और डी है, हर खाने के बाद कुल्ला करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने,
ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दांतों से 6 रोग से बचने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना, जिससे दांतों में भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नहीं रहने चाहिए और दांतों में सड़ने की संभावना भी इससे कम हो जाती है। और मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ लेने से भी हम लंबे समय तक दांतों में चिपके हुए भोजन से भी बच सकते हैं। और दिन में 2 बार कुल्ला करना भी उचित रहेगा, जबकि ब्रेसेस पहनने से दांतों की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इससे इनेमल भी कम नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन हमारे सी, डी, ए सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर पाएगा, तू जरूर पाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। तो आप चिंता ना करें, आपका दिन जरूर आएगा। आप किसी भी तरीके की फिक्र ना करें और आप जो मेहनत आज कर रहे हैं इसका फल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे फंसने वाले हैं, ये मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सीटेट दिया है तो मुझे इतना पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो नीचे ये आरेख दिया है, इसका आपको अध्ययन करना है। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु इधर हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु यहाँ पर हैं और अंडे देने वाले जीव जंतु यहाँ पर हैं। इसमें निम्न में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, तो इस एक्स में कौन से जीव जंतु रखे जा सकते हैं ये आपको बताना है। मगरमच्छ या फिर सर्पमीन, शार्क या मछली, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही है। एक्स जीव जंतु जो है, एक्स मीन जो दिया हुआ है, इसमें आपके मगरमच्छ को रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस आरेख में जीव जंतु एक्स में उन्हीं जीवों को सम्मिलित किया जा सकता है जो जमीन तथा पानी दोनों चीज़ों में रह सकते हों तथा अंडे देते हों। ये आपको ध्यान रखना है, जमीन में भी रहते हों, पानी में भी रहते हों और अंडे भी देते हों, ये तीनों काम करने वाले जीव को इसमें रखा जा सकता है। और इस प्रकार जो जीव है वो केवल कौन है, इस प्रकार का जीव केवल मगरमच्छ है। मगरमच्छ को ही रख सकते हैं जो पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है और अंडे भी दे सकता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों से मिलता है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो कौन सा सही होगा। ऑप्शन फोर्थ सही होगा, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन, यहाँ पर जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, इन दोनों में ही ये गुण पाया जाता है, वृद्धि और प्रजनन। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोह मलेरिया, एनीमिया युक्त रक्त, लोह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला और मच्छर, डेंगू, लोह और गुण। तो कौन सा सही होगा, आपस में कौन सा समूह जो है निकटीय रूप से संबंधित है, ये आपको बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लोह। मच्छर, मलेरिया और एनीमिया और लोह ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर निकटीय रूप से संबंधित है, क्योंकि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इस रोग का वाहक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है और इससे पीड़ित जो होता है उसको बहुत तेज ठंड लगती है और बुखार आता है। और भोजन में नियमित रूप से लोह तत्व की कमी होने पर लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये चारों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया फैलेगा और एनीमिया रोग क्यों होगा, क्योंकि लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी डैश है, क्या है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है या खनिज रहित है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन। और इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इसका सीधा आंसर होता है खनिज रहित है। जब मछली को पहले से उबले हुए लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो मछली मर जाती है, क्योंकि
पानी उबलने पर उसमें उपस्थित जो खनिज तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पानी को पहले से उबाल दिया जाए तो उसके खनिज तत्व नष्ट होंगे और मछली मर जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शंस हैं हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, या पानी नहीं, गहरे गड्ढे कह सकते हैं, ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा चंद्रमा की सतह के बारे में? ऑप्शन थर्ड सही होगा, पानी नहीं, गहरे गड्ढे या ऊंचे पहाड़। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनोलॉजी कहलाता है और इसकी सतह का बहुत कम भाग समतल है। कैसा है यहाँ का भाग? ऊंचे गहरे गड्ढे हैं और पहाड़ टाइप की यहाँ पर भूमि है और यहाँ पर पानी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती ने कोई पोस्टर पर पढ़ा कि बीमारी की रोकथाम से क्या क्या सावधानियों की वजह से हम बीमारी से रोकथाम कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करता है। तो इस तरीके की सावधानियां कौन से रोग के लिए यूज की जाती हैं ये आपको बताना है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, या टाइफाइड और हैजा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए हैं ये अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी बर्तनों और कूलर टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो आप डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशलों के विकास के लिए, भारी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए। ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सेकंड सीधा सही हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने से, क्योंकि आपने भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाया और उसके बाद में आप बच्चों को बाहर भ्रमण के लिए ले गए, रणथंभौर के लिए ले गए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आपने कक्षा में अधिगम कराया उसको आप वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ में जोड़ना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप अपना स्कोर बताएंगे पहले तो कि आपने 30 में से कितने ठीक किए लास्ट में, और आपकी गलतियां भी होती हैं तो आप उनको भी बेझिझक बताएं, क्योंकि गलतियां हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और उन्हें हमें एक्सेप्ट करने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि गलती नीम की नहीं है कि वह कड़वा होता है, गलती नीम की नहीं है कि वह कड़वा होता है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। तो गलती हमारी नहीं है, ना गलती एग्जामिनर की है कि वो एग्जाम कठिन बनाता है, गलती हमारी होती है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं। आप यहाँ पर जो गलतियाँ करेंगे उनको आप एक्सेप्ट करें, यहाँ पर जो आप गलती करेंगे उन गलतियों को आप एग्जाम में ना करें। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो आप गलतियों से ना डरें, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, बस प्रयास आप करते रहें। प्रयास करने वाले से ही गलती होती है, जो निठल्ले होते हैं, जो कुछ करते नहीं, पढ़ते लिखते नहीं, उनसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, या पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख करना चाहिए। तो जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इससे थोड़ा सा घुमाकर वहाँ पूछा गया था कि जो विविधता है हमारे यहाँ खाने की, तो उसके बारे में हमें बच्चों को अवगत कराना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शन सेकंड सही हो जाता, लेकिन यहाँ पोषण प्रकरण की बात है कि आपको पोषण प्रकरण पढ़ाना है और सबसे प्रभावी तरीके से आप
किस तरीके से समझा सकते हैं। तो विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में बच्चों को उदाहरण दें, अलग अलग एग्जाम्पल्स दें और पोषक तत्वों के लाभों के बारे में भी उन्हें बताएं और वर्तमान में प्रचलित जो फास्ट फूड हैं उनसे क्या क्या हानियां हो रही हैं उसके बारे में भी बच्चों को बताएंगे। इस तरीके से विद्यार्थी पौष्टिक तथा हानिकारक भोजन के बारे में विभेद कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, उनमें डिफरेंस कर सकेंगे कि क्या पोषक तत्व हैं और क्या नहीं है, कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी लाभदायक है, किससे हमें लॉस हो रहा है, किससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है शामिल करना, यानी कि इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना यानी कि एलोबरेट और मूल्यांकन करना यानी कि इम्यूलेट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों के लिए कहती है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। आगे है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। नेक्स्ट है क्या कह रहा है फिर, शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में से इन 5 ईएस में से कौन से शामिल नहीं होते। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन कामों के लिए इन ईएस में से कौन से ईएस शामिल नहीं होते, नहीं होने की बात कही गई है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए एंगेज और एक्सप्लोर इसमें शामिल नहीं है, एंगेज और एक्सप्लोर इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर एंगेज मतलब शामिल करना और एक्सप्लोर का मतलब है खोजबीन करना। तो ये जो काम दिए गए हैं, रात को पानी में रखे हुए सूती गीले कपड़े में, रात जो बीज हैं उनको रात भर पानी में रखें और सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और उसमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, देखिए एवेल्युएट है यानी कि बच्चे मूल्यांकन कर रहे हैं कि उनमें चेंज क्या क्या हुए, ठीक है। ठीक, उसके बाद में उनसे कह रही हैं कि बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तो एक्सप्लेन करने की भी बात है, एवेल्युएट करने की भी बात है, लेकिन एंगेज और एक्सप्लोर ये दोनों चीज़ें कहीं पर भी नहीं हुई हैं, इनमें से ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग का के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है। तो एक तरीके से पढ़ाया प्रकरण को, किस तरीके से, मल्टीमीडिया कैप्सूल के माध्यम से, और बा को पढ़ाया ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए, जबकि आ वाले बच्चे बेहतर तरीके से समझे। इसका रीजन क्या हो सकता है। ऑप्शंस हैं, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, या दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो यहाँ पर सीधा आंसर आप लगा देंगे, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसमें बच्चे की ज़्यादा इंद्रियां काम करती हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चा फोकस कर पाता है। उसने जो अधिगम किया, जो चीज़ें सीखी, जो चीज़ों को ग्रहण किया, तो वो चीज़ें उसकी स्थायी हो जाती हैं। और किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों को 2 वर्गों में बांटकर एक वर्ग के विद्यार्थियों को केवल दृश्य सामग्री दिखाई जाए और एक वर्ग को दृश्य श्रव्य दोनों तरीके की सामग्री दिखाई जाए, तो आप पाएंगे कि जिस बच्चे ने दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों तरीके से चीज़ों को गेन किया वो बेहतर तरीके से सीखेगा अपेक्षाकृत उनके जिनको आपने सिर्फ दृश्य सामग्री दिखाई। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, यानी कि औसत से कम, जो औसत बच्चे होते हैं उनसे कम वाले सिर्फ 4 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी, केवल 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी है। तो जो औसत से कम विद्यार्थी हैं उनको आप औसत की श्रेणी में लाना चाहते हैं, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन है, उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो क्या यहाँ पर सही होगा सबसे ज़्यादा।
तो देखिए उनके अधिगम के जो कमजोर क्षेत्र हैं उनकी आप पहचान करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप निदान करेंगे और उसके बाद उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। पहले निदान करें कि उनका जो पिछड़ापन है या फिर जो कमजोर हैं, औसत से पीछे हैं, इसका रीजन क्या है। तो पहचान करेंगे पहले कमजोर क्षेत्रों की, निदान करेंगे, फिर उसके बाद में आप उपचार करेंगे, सुधार करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो एक संतुलित प्रश्न पत्र आप बनाना चाहते हैं तो इन चरणों में से कौन सा एक सही तरीका है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एक डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। नेक्स्ट, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। या फिर प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और अंक योजना लिखना। अगला है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट या रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना लिखना। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आप ऑप्शंस पढ़ लें पहले और तब आंसर लगाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आप डिजाइन तैयार करेंगे। आप अगर ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण करना चाहते हैं, तो संतुलित प्रश्न पत्र निर्माण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट डिजाइन तैयार करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और फिर प्रश्न लिखेंगे और उनका फिर संपादन करेंगे और अंक लिखेंगे। संपादन कैसे करेंगे, आप ब्लूप्रिंट जो है उसका निर्माण करने के बाद में प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद में विद्यार्थियों का सकारात्मक तरीके से उनका मूल्यांकन हो सके, इसके लिए अंत में प्रश्नों के आधार पर अंक योजना लिखेंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र को बनाते समय अलग अलग विशेषताओं का आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न पत्र आप बना रहे हैं वो वैध है या नहीं, वो विश्वसनीय है या नहीं, वो उसमें वस्तुनिष्ठता है या नहीं, उसमें व्यापकता है या नहीं, उसमें विविधता है या नहीं। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न पत्र बनाते समय इन पांचों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विविधता। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो अगर बड़ा हुआ हो तो आप कमेंट करके बताएं, और भी कम शब्दों में और कम टाइम में डिस्कशन करने का मैं प्रयास करूंगी। बाकी का डिस्कशन अगर बेहतर करना है, अच्छे तरीके से हमें करना है तो टाइम तो थोड़ा लेना पड़ेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, ठुकरा दिया हो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर, कसम खा लो कि ऐसा वक्त लेकर आओ कि उनको भी आपसे मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। तो ऐसी आपको संकल्प आपको लेना है कि आप ऐसा दिन एक दिन लेकर आएंगे कि जो लोग आपको वक्त देखकर आपको ठुकरा रहे हैं, जो लोग आप पर हंस रहे हैं, क्योंकि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप जो लोग हंस रहे हैं उनकी चिंता बिल्कुल ना करें, हंसने दें। आप भी एक दिन इतिहास रच सकते हैं अगर आप प्रयास करें, अगर आप मेहनत करें। आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लेकर आएगी और आप जो कर रहे हैं उसका आपको फल जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।